Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों के राज्य में। और ये स्टोरी लिखी है A.K. रामानुजन ने। अगर हम इस स्टोरी के टाइटल को ध्यान दें तो हमें याद आएगा कि ऐसा ही एक चैप्टर हमने क्लास 5th में भी पढ़ा था। हिंदी में याद आ ही गया होगा आपको, गुरु और चेला। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमने पढ़ा था हिंदी में, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये वैसे पोएम था बल्कि ये स्टोरी है, तो थोड़े से ही डिफरेंसेस है उसमें और इसमें। अब आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ा है तो आशा करूँगी कि ये आप अगर वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हमारे टाइटल का नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। तो सबसे पहले हम किंगडम के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा राज्य था वो। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंगडम वेयर द किंग एंड द मिनिस्टर बोथ वेयर फुलिश। यानी ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही क्या थे? मूर्ख। दे हैड ऑर्डर्ड दैट नाइट बी ट्रीटेड एज डे एंड ऑल पीपल शुड वर्क आफ्टर डार्क। उन्होंने ऐसा ऑर्डर जारी किया कि नाइट को हम डे की तरह ट्रीट करेंगे और डे को नाइट की तरह। यानी लोग जो आमतौर पे रात को करते हैं वो काम वो दिन को करेंगे, और जो लोग दिन में करते हैं वो काम वो लोग रात में करेंगे। अब इस ऑर्डर के तहत लोग कब काम पे जाते थे? जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता था लोग अपने अपने जॉब पे निकल जाते थे। दे शुड गो टू बेड as soon as the sun came up। और सूरज के उगने से पहले वो लोग बिस्तर पे लेट जाते थे, यानी कि सो जाते थे। किंग्स ऑर्डर्ड वेयर फॉलोड बाय द पीपल बाय फियर ऑफ डेथ। अब ये सारे ऑर्डर्स जनता क्यों पालन करती थी? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा राजा जो है वो मूर्ख है। अगर हमने कुछ उल्टा फुल्टा कह दिया तो फिर वो गुस्से में आके हमें मौत की सज़ा सुना सकता है और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। यानी किंगडम की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि जहाँ का राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हो वहाँ की कंडीशन हम समझ सकते हैं क्या होगा। और ऊपर से ये डे नाइट वाला ऑर्डर तो और ही ज़्यादा शॉकिंग है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट डिसिपल। डिसिपल से यहाँ पे मीनिंग किया जा रहा है चेले, यानी चेले के बारे में। ठीक है, गुरु और चेला था, तो सबसे पहले हम चेले के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे गुरु के बारे में। द डिसिपल वॉज अ फूड फ्रीक। यानी कह सकते हैं कि वो जो चेला था वो एक भुक्खड़ था। ही वॉज टेम्प्टेड विद द चीफ फूड अवेलेबल इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी कि जो उसको खाना दिखा था फूल्स के किंगडम में। फूल्स का किंगडम मतलब जिस किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो तो एक खाने का शौकीन था। ऊपर से जब उसने देखा कि इस शहर में इतने कम दाम में सब कुछ मिल रहा है तो मैं यहीं पे रह जाता हूँ, इससे मेरा पेट भी भर जाएगा और मेरा सस्ते में भी काम निपट जाएगा। ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम। यानी उसने किंगडम में रहने का मन बना लिया। अब हमने डिसिपल के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे गुरु के बारे में। ठीक है, कि अब गुरु कैसे थे। गुरु वॉज वाइज, यानी गुरु चालाक थे, समझदार थे। ही न्यू दैट द बिहेवियर ऑफ फूल्स इज़ अनप्रेडिक्टेबल। वो जानते थे कि ये जो फूल्स मूर्खों का जो ये बिहेवियर है ये मनमौजी टाइप सा है। इनके जो मन में आएगा ये वही करेंगे, ये किसी का सही गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि मूर्ख जो है उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और जिसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। He advised the disciple not to stay there, but the disciple did not realize the danger। यानी जब गुरु को पता चला कि उनका चेला रहना चाहता है उसी किंगडम में, तो गुरु ने उसे मना किया कि तुम वहाँ मत रहो, मूर्खों के शहर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पर डिसिपल ने सोचा यहाँ तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, गुरु जी भी ऐसे ही चिंता कर रहे हैं बेफालतू में। तो अब हम सबसे पहले स्टोरी को कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में पढ़ेंगे और उसके बाद समरी में। सबसे पहली चीज़ है ट्रबल स्टार्ट्स। ट्रबल का मतलब क्या हो जाता है? मुसीबत, यानी मुसीबत शुरू होती है। अब देखते हैं मुसीबत कैसे शुरू हुई। थीफ ब्रेक्स इनटू एन मर्चेंट
हाउस। एक घर होता है जो कि एक मर्चेंट का होता है, तो उसमें एक चोर घुसता है। वॉल कोलैप्स एंड द चीफ थीफ डाइज, यानी वो वॉल जो है वो गिर जाती है और वॉल के गिरने की वजह से चोर उसमें दब के मर जाता है। द थीफ्स ब्रदर ब्लेम्स द मर्चेंट फॉर द ब्रदर्स डेथ, यानी फिर जो चोर का भाई होता है वो मर्चेंट को दोषी करता है, उसके खिलाफ केस करता है कि उसकी वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है, आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। द किंग सुमॉन्स द मर्चेंट, सुमॉन्स का मतलब होता है कॉल्स, यानी कि किंग जो है वो उसी वक्त उस मर्चेंट को बुलाता है। अब आता है द ट्रायल, यानी अब कोर्ट का ट्रायल हमने पढ़ा है, तो वैसा ही अब यहाँ का ट्रायल कैसा है, यानी राजा क्या करेगा। द मर्चेंट सेज इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द ब्रिकलेयर, फिर वो मर्चेंट कहने लगता है कि राजा जी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें उसकी गलती है जिसने घर बनाया। द ब्रिकलेयर होल्ड्स द डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल, और फिर उस ब्रिकलेयर को बुलाया गया तो उसने कहा इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, एक डांसिंग गर्ल थी जो कि वहाँ से जाती थी, उसी की वजह से मेरा ध्यान भटक जाता था और मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता था, यानी इसने इंजाम डाल दिया डांसिंग गर्ल पे। द डांसिंग गर्ल ब्लेम्स द गोल्ड स्मिथ, और फिर वो डांसिंग गर्ल कहती है कि यहाँ का एक गोल्ड स्मिथ यानी कि एक सुनार है जिसे मैंने कुछ गहने बनवाने को दिए थे, वही टाइम पे मुझे गहने नहीं बना के दे रहा था, इसी वजह से मुझे बार बार आना पड़ रहा था। तो अब लगा कि गोल्ड स्मिथ की गलती है, इसी वजह से अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। तो गोल्ड स्मिथ कहने लगा कि मैं इसका काम इसीलिए टाइम पे नहीं कर पाया क्योंकि उसी टाइम पे गांव में एक मर्चेंट की शादी थी, मर्चेंट के घर पे शादी थी, इसी वजह से मुझे बहुत सारे गहने बनाने थे और इसी वजह से मैं डांसिंग गर्ल का काम नहीं कर पाया। द मर्चेंट वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब ये मर्चेंट कौन था? ये था वही इंसान जिसके घर की दीवार टूटी थी, ठीक है। यानी कि अब राजा को पता चल गया कि गलती इसी की है। तो अब हमने जो चीज़ पॉइंट्स में पढ़ी उसको अब एक पैराग्राफ में पढ़ते हैं। द यूनिक ट्रायल, यानी कि यूनिक मतलब एक अलग ही एक तरह का ट्रायल हुआ। अब देखते हैं वो कैसे हुआ। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो होता है वो एक मर्चेंट के घर में आ जाता है। वाइल ही वॉज रनिंग अवे विद द मनी द वॉल ऑफ हिज हाउस कोलैप्स्ड एंड किल्ड द थीफ, यानी वो चोरी करके पैसे लेके भाग ही रहा था, तभी उस घर की दीवार क्या हो गई, गिर गई उस चोर के ऊपर, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। द थीफ्स ब्रदर ब्लेम द रिच मर्चेंट फॉर हिज डेथ, और फिर जो उस चोर का भाई था उसने उस अमीर मर्चेंट के ऊपर ब्लेम लगाया कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। फिर जब वो राजा के पास गया ये कंप्लेन लेके तो राजा ने मर्चेंट को बुलाया अपने पास। फिर मर्चेंट ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती तो उसकी है ना जिसने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई जो चोर के ऊपर गिर गई। तो फिर उसने उस दीवार बनाने वाले को बुलाया। He held the dancing girl responsible for distracting him, फिर उसने कह दिया कि उसी टाइम पे जब मैं घर बनाता था तो फिर एक डांसिंग गर्ल उस गली से गुजरती थी जो कि मेरा ध्यान भटकाती थी अपनी तरफ। फिर उस डांसिंग गर्ल को बुलाया गया तो उसने कहा कि एक सुनार है जिसे मैंने कुछ गहने दिए थे बनाने को और वही मुझे टाइम पे नहीं दे रहा था, इसी वजह से मुझे बार बार आना जाना करना पड़ता था। अब फिर दोष आ गया गोल्ड स्मिथ पे। अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया बट ही प्लीडेड दैट अ रिच मर्चेंट प्रेस्ड हिम टू मेक ऑर्नामेंट अर्ली फॉर अ फैमिली वेडिंग। फिर उसने कह दिया कि मुझे एक अमीर मर्चेंट ने मुझ पे प्रेशर डाला था कि मैं उसकी फैमिली वेडिंग के लिए जल्दी से गहने बनाऊं। नाउ दिस मर्चेंट वॉज द फादर ऑफ द ओनर ऑफ हाउस। अब ये मर्चेंट कौन था? ये वही मर्चेंट था जो कि घर के ओनर का पिता था, ठीक है। सी ब्लेम द गोल्ड स्मिथ हु डिड नॉट मेक द ऑर्नामेंट्स इन टाइम, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि वो जो था वो मर्चेंट कौन था, उसी घर के ओनर का पिता। नाउ द किंग रूल्ड दैट द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। तो अब राजा को पता
चल चुका था कि वो जो अमीर मर्चेंट है वही असली गुनहगार है। द रिच मर्चेंट वॉज ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मीन्स सेंटेंस टू डेथ, यानी कि उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। बट द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। स्टेक यानी कि फांसी का फंदा। तो फिर जब उसे मौत की सज़ा के लिए यानी कि फांसी की सज़ा के लिए जब ले जा रहे थे तो वो मर्चेंट इतना पतला था कि वो उस फांसी के फंदे में फिट ही नहीं आ रहा था। फिर द डिसिपल वॉज फाउंड टू फिट द स्टेक। फिर राजा तो मूर्ख था, उसे नहीं करना कि कौन गलत है उसी को मैं सज़ा दिलाऊं। इसी वजह से उसने बोल दिया कि एक ऐसे इंसान को ढूंढ के लाओ जो थोड़ा मोटा तगड़ा हो और इस फांसी के फंदे में वो फिट हो जाए। अब देखते हैं क्या हुआ। अब बारी आती है जजमेंट की, ठीक है, यानी कि क्या फैसला हुआ ये पॉइंट्स में, ठीक है। अभी हमने समरी पढ़ी तो ये है पॉइंट्स। जस्टिस हैड कम अ फुल सर्कल थॉट द किंग। मतलब अब राजा को लग रहा था कि अब मैंने न्याय कर दिया है, अब वो गुनहगार मुझे मिल चुका है। ही ऑर्डर द मर्चेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। उसने ऑर्डर दिया कि मर्चेंट को मार दिया जाए। अ न्यू स्टेक वॉज प्रिपेयर्ड। एक नया फांसी का फंदा बनाया गया। बट इट टर्न्ड आउट टू बी टू बिग फॉर द मर्चेंट। जबकि मर्चेंट जो था वो एक पतला इंसान था, इसी वजह से वो इस फांसी के फंदे में फिट ही नहीं आया, ठीक है, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा ढीला हो रहा था। अब आता है फनी अल्टरनेटिव। द किंग ऑर्डर्ड टू फाइंड अ फैट मैन टू फिट इन द स्टेक। अभी जैसे कि हमने समरी में पढ़ा कि राजा ने ऑर्डर दिया कि एक मोटे इंसान को ढूंढो जो कि इस फांसी के फंदे में फिट आ जाए। The disciple who had grown fat eating rice and ghee and sweets for one dodo was selected. Okay? यानी अब जो हमारा डिसिपल यानी कि जो चेला था वो मोटा हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते थे कि वो पहले से ही भुक्खड़ था और ऊपर से यहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें सस्ती में मिल रही थी, इसी वजह से वो चावल घी मिठाइयाँ खा खा के मोटा हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये डुड्डू क्या होती है, तो डुड्डू उस वक्त की करेंसी थी। द डिसिपल वॉज शॉक्ड एंड रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ हिज गुरु। अब जब उसे पता चला कि उसे फांसी की सज़ा सुनाने वाले हैं तो वो डिसिपल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और तब उसे अपने गुरु की बात याद आ रही थी। फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि गुरु बता रहे थे, उसे बोल रहे थे कि तुम यहाँ मत रुको क्योंकि यहाँ पे सब मन मौजी है, हमें नहीं पता कि ये कब क्या कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं समरी। द डिसिपल रिमेंबर्ड हिज गुरु हु अपीयर्ड एट वंस। फिर उस डिसिपल को याद आई अपने गुरु की और तभी गुरु अचानक से प्रकट हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया और फिर गुरु और चेले दोनों आपस में लड़ने लगे। ईच वॉन्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी दोनों चाहते थे, दोनों लड़ रहे थे कि मुझे मारा जाए पहले, मुझे मारा जाए पहले। द गुरु एक्सप्लेन टू द किंग whoever died to the stake first would be to be reborn as the king of the country। फिर राजा देख के शौक हो गया कि ये लोग मरने के लिए क्यों लड़ रहे हैं, भला मरने के लिए कौन लड़ता है। फिर जब उसने गुरु से पूछा तो गुरु ने बताया कि ये टाइम बहुत लकी है, इस वक्त जो भी पहले मरेगा फांसी के फंदे से वो जब दोबारा जन्म लेगा तो वो इस देश का राजा बनेगा। Whoever died next would be reborn as the minister। और जो उसके बाद मरेगा वो अगले जन्म में बनेगा मिनिस्टर। The king and the minister consulted and decided to take their place। फिर राजा और मंत्री ने जब ये बात सुनी तो एकदम चौंक गए और आपस में कुछ खुसर फुसर की और कहा कि ठीक है भाई, तुमको हम मौत की सज़ा से हटा रहे हैं और तुम्हारे बदले हम मरने वाले हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगले ही सुबह उन राजा और मंत्री को मार दिया गया, यानी कि उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। द गुरु एंड डिसिपल वेयर देयर न्यू किंग एंड मिनिस्टर। अब उस जगह के नए राजा और मिनिस्टर कौन थे? गुरु और चेला। दे चेंज्ड ऑल ओल्ड रूल्स, यानी जो भी पुरानी बेकार के रूल्स थे जैसे दिन को रात में बदलना, रात को दिन में, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। यानी कि अपनी थोड़ी सी चतुराई से गुरु और डिसिपल जान से भी बच गए और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा खासा राज्य भी मिल गया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स में, यानी कि क्या क्लाइमेक्स आया। समरी तो पढ़ ली, अब क्लाइमेक्स पढ़ते हैं पॉइंट्स में। द गुरु कम्स टू द डिसिपल्स रेस्क्यू। अब गुरु बचाने आता है डिसिपल को।
बोथ ऑफ देम प्रिटेंडेड टू वांट टू डाई ऑन द स्टेक यानी दोनों आपस में नाटक करने लगते हैं लड़ने की कि मुझे पहले फांसी पे चढ़ना है, मुझे पहले फांसी पे चढ़ना है। द किंग इज सरप्राइज्ड, राजा चौंक गया होता है। द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइड टू डाई, फिर राजा और मिनिस्टर ने सोचा कि उनके बदले वो लोग मरेंगे। द पीपल फाइनली गेट रिड ऑफ द फुलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर, और लास्ट में वो राजा मर गए और आम जनता को क्या मिली? राहत। सो दिस वॉज फॉर एनफ। The video was in so simple language. Still you have any doubt, you can ask me in the comments section. So thank you.